अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं सॉलिड स्टेट का आपके लिए, और वो है मेरा एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, विषमदैशिकता और समदैशिकता। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के डिफरेंस में आया था ये, तो यहां पे इसको मैं डिफाइन कर दूं अच्छी तरह से। देखो, एनआइसोट्रॉपी विषमदैशिकता क्या है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये है कि व्हेन वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफर इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ सेम सॉलिड इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी, एंड वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज are same for all directions of same solid is called isotropy। मतलब किसी सॉलिड की अलग अलग सरफेस पर अलग अलग डायरेक्शन पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे ऑप्टिकल है, थर्मल है, इलेक्ट्रिकल है, ये प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है वो अलग अलग होती है अलग अलग डायरेक्शन में, तो आप समझ लें कि वो एक विषमदैशिकता एनआइसोट्रॉपी है। और जब सभी डायरेक्शन में सेम हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, आइसोट्रॉपी। अर्थात किसी ठोस की अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणों के मान, विद्युतीय गुण, ऊष्मीय गुण, प्रकाशिक गुण, अगर इन गुणों के मान बदलते हैं दिशा बदलने से तो वो विषमदैशिकता है, और समान रहते हैं तो वो समदैशिकता है। अब आता है कि एनआइसोट्रॉपी का रीजन क्या है। देखो, एनआइसोट्रॉपी इट इज ड्यू टू डेफिनेट बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ सॉलिड, देयरफॉर टेक्स प्लेस डिफरेंट इंटरैक्शंस ऑफ पार्टिकल्स विद गिवन ऑब्जेक्ट, बट isotropy is due to same arrangement of particle in different direction, therefore takes place only same interaction with object। मतलब जो है विषमदैशिकता का कारण है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम या किसी भी ठोस में या किसी भी सॉलिड में देखें कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अगर जो होते हैं वो अलग अलग जो सरफेसेस हैं, अलग अलग डायरेक्शंस हैं, वहां पर उनका अरेंजमेंट तो डेफिनेट होता है लेकिन अलग अलग होता है। मतलब हम ये कहें कि ये सरफेस है एक सॉलिड की, तो यहाँ का अरेंजमेंट, यहाँ का अरेंजमेंट, यहाँ का, ये बिल्कुल अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम आइसोट्रॉपी की बात करें तो आइसोट्रॉपी में क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो सभी सरफेस पर एक से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए किसी ऑब्जेक्ट के साथ उनका जो इंटरैक्शन है बिल्कुल सेम चलता है। जैसे भीड़ में समझ लो, एक भीड़ है, मेला लगा हुआ है, मार्केट में आप हैं, तो आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से एंटर हो जाए उस भीड़ में, आपको लगभग सेम इंटरैक्शन होगी, एक सा धक्का लगेगा। लेकिन अगर एक ग्राउंड में लाइंस लगी हों, रो में यदि मान लो व्यक्ति खड़े हों, तो अगर आप सामने से जाएंगे तो एक अलग इंटरैक्शन होगा, साइड से जाएंगे तो अलग इंटरैक्शन होगा। तो सीधा सा है, जहाँ रेगुलरिटी है वहाँ हर डायरेक्शन में इंटरैक्शन अलग अलग है, जहाँ इरेगुलरिटी है वहाँ इंटरैक्शन सेम है। तो यही है कि वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ सेम सॉलिड इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी, बट सेम इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। अब मैंने लिखा है यहाँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। बता दूं कि जितने क्रिस्टलीय ठोस हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि उनमें रेगुलरिटी होती है कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स की, बट अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड में क्रिस्टलाइन जो पार्टिकल्स हैं उनकी कोई रेगुलरिटी नहीं होती। अब आता है कि इसका रीजन क्या है कि एनआइसोट्रॉपी इज ड्यू टू डेफिनेट बट डिफरेंट, अभी आपको मैंने बताया, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, देयरफॉर टेक्स प्लेस डिफरेंट इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल विद एनी ऑब्जेक्ट। एज अ रिजल्ट हम ये कहें कि जब क्या होगा कि डिफरेंट इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद ऑब्जेक्ट तो अल्टर्स द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अलग अलग दिशाओं में जब क्या होगी, ऑब्जेक्ट
which alters the value of physical property, but isotropy is due to same arrangement of particle in all direction gives same interaction in all direction। अर्थात किसी ठोस की अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणों के मान जो लिखे हैं प्रकाशीय विद्युतीय ऊष्मीय गुण, ये अगर मान अलग अलग हैं तो इसे विषमदैशिकता बोलते हैं, जबकि समान हो तो इसे हम समदैशिकता बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक हैं। मैंने इनका रीजन भी बताया कि विषमदैशिकता क्यों है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कण नियमित हैं लेकिन अलग अलग तलों पर उनकी अनियमितता अलग अलग है, मतलब उनकी नियमितता अलग अलग है। जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड है अक्रिस्टलीय ठोस, उनमें पूरा जो है एक सा सभी सरफेस पर एक सा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक सा वितरण है, इसलिए सरफेस बदलने से उनमें गुण नहीं बदलते। तो इस तरह से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में आपने देखा। अब विषमदैशिकता समदैशिकता के बारे में, जैसे एक एग्जांपल देखिए कि अगर हीरा है, हीरा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर आप उसे झिलमिलाहट देखिए, जरा सा डायरेक्शन बदल दें आपको झिलमिलाहट दिखेगी नहीं भी दिखेगी, लेकिन कांच का गुटका है, टुकड़ा है, उसमें एक सा दिखेगा सभी डायरेक्शन से। तो इस तरह से क्यों, क्योंकि जो डायमंड है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, वो एनाइसोट्रॉपिक है, जबकि कांच जो है ग्लास वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है, अमॉर्फस सॉलिड है, और वो क्या है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो आप पहले इसको लिखने में एक डायग्राम से समझा देता हूं और आपको, तो देखो मैं आपको एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को एक डायग्राम से समझा रहा हूं। ये मान लिया जाए कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस है, ये घटक कण। आप देख रहे हैं कि इस तरह का मान लिया जाए कि इनमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, ठीक है, कि फर्स्ट रो एक सी है, फिर सेकंड अलग है, फिर थर्ड रो एक सी है, इस तरह से। अब मान लीजिए कि कोई ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं, यहाँ एक बीम, लाइट बीम, प्रकाशीय गुण माप रहे हैं और ये एक लाइट बीम आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये इस तरह से एंटर होती है तो इंटरेक्शन आप देख रहे हैं अलग अलग है, इस तरफ एक से पार्टिकल, इस तरफ एक, ये इस तरह एंटर होती है तो अलग इंटरेक्शन दिख रही है, इस तरह इंटरेक्ट होती है। तो इस तरह से जब क्रिस्टलीय जो है ठोस है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो जब कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मेजर की जाए उसके लिए बीम, तो आप देख रहे हैं बीम यूज कर रहे हैं हम, तो अलग अलग डायरेक्शन में इसकी इंटरेक्शन बदल रही है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि एनाइसोट्रॉपिक नेचर, विषमदैशिकता। तो ये किन में मिलती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब हम ये मान लें कि ये हमारा अमॉर्फस सॉलिड है, इसमें कोई अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं दिख रहा है, इर्रेगुलर दिख रहा है, तो लाइट किसी भी डायरेक्शन से एंटर हो जाए लगभग सेम इंटरेक्शन दिख रही है, तो बाहर जब आएगी तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो इस तरह से एनाइसोट्रॉपी जो है वो रेगुलरिटी के कारण है और आइसोट्रॉपी किसके कारण है, इर्रेगुलरिटी के कारण। तो इस तरह से दोनों आप समझ गए होंगे कि अमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपी मिलती है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनाइसोट्रॉपी मिलती है। यही एक मेन प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड को इजीली आइडेंटिफाई करने में यूज होती है। तो आप इसको डायग्राम को और बना लें, फिर मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र, ये होती क्या है। देखो कूलिंग कर्व अगर हमने देखा था डिफरेंस में कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनमें डिसकंटीन्यूअस कूलिंग कर्व आती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड हैं उनमें कंटीन्यूअस कूलिंग कर्व आती है। तो होती क्या है, तो एक्चुअली जो कूलिंग कर्व है ये क्या है कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the variation of temperature of melt with time. Crystalline solids having definite melting point, therefore temperature of melt initially decrease with time and after some time temperature of system या melt stabilizes where melting point comes। मतलब ये है कि जो शीतलन वक्र है वो एक्चुअली किसी गणित के तापमान और समय के बीच का एक ग्राफी निरूपण है।
कि मेल्ट का क्या टेम्परेचर है और टाइम के साथ क्या वेरिएशन आ रहा है, इसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफी निरूपण ही क्या है बच्चों, शीतलन वक्र कूलिंग कर्व। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड लें तो उनमें एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो अगर उनका हम मेल्ट ले लें, लिक्विड उनका पिघला हुआ रूप, तो पहले टेम्परेचर धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज होगा और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आएगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और स्थिर हो जाता है और उस समय सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना रहता है और तब तक बना रहेगा जब तक कि सारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए और जैसे ही पूरा द्रव ठोस में बदल जाएगा फिर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए after some time obtain a straight line which is parallel to time axis। तो कुछ समय बाद जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो हमारे ताप अक्ष के समानांतर चलेगी और इस तरह का जो ग्राफ, एक रिजल्टेंट ग्राफ मिलता है, इसी को हम बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस कूलिंग कर्व। अब अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो देयर इज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, therefore temperature of melt regularly decreases with time, लगातार और ठीक है obtain a continuous cooling curve, अर्थात जो क्रिस्टल ठोस में कोई निश्चित गलनांक नहीं है, इसलिए उन्हें पिघला दिया जाए और ठंडा किया जाए तो टेम्परेचर लगातार डाउन होता जाएगा, लेकिन वो एकदम उनका फिक्स ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, ठंडा होता रहेगा, सॉलिड में बदलता रहेगा, टेम्परेचर डाउन होता रहेगा। तो अगर हम इसी तरह से, तो ये लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ मेल्ट विद टाइम इज कॉल्ड कूलिंग कर्व, व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेल्ट डिक्रीजेस विद टाइम एंड stabilizes after some time, then straight line obtained which is parallel with the time axis, it is called discontinuous cooling curve given by crystalline solid due to definite melting and boiling point, melting point, ठीक है, और at melting point temperature stabilizes, अर्थात किसी गलित के ताप और समय का परिवर्तन का ग्राफी निरूपण ही शीतलन वक्र है बच्चों। यदि गलित का तापमान पहले समय के साथ गिरता है और फिर स्थिर हो जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, इस सतत शीतलन वक्र कहते हैं, ये एक्सट्रीम ठोसों में मिलती है। तो इस ग्राफ से समझ सकते हो, आपकी कोई थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है कि ये है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्ट जहां लिक्विड स्टेट है, टाइम बढ़ा, टेम्परेचर डाउन हुआ, यहां जैसे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट आया, ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन बन गई, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर भर बढ़ मतलब कांस्टेंट हो गया, टाइम भर बढ़ रहा है तो लगातार एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल दिख रही है। यहां पर लिक्विड सॉलिड की इक्विलिब्रियम स्टेट बनी रहेगी और जैसे ही ये पॉइंट आया जहां पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो टेम्परेचर फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये सीढ़ी नुमा जो ग्राफ बन रहा है, दिस रिजल्टेंट कर्व इज कॉल्ड डिसकंटीन्यूअस कूलिंग कर्व गिवन बाय, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्यू टू डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो इस तरह का ग्राफ दिखेगा, टाइम और जो टेम्परेचर है वो इस तरह का ग्राफ दिखेगा, क्यों, क्योंकि इनका कोई डेफिनेट एक शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है जहां पर कोई टेम्परेचर में वेरिएशन कांस्टेंट हो जाए। तो इस तरह से ये दो ग्राफ ही कहलाते हैं हमारी कूलिंग कर्व। ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, इसको बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस कूलिंग कर्व, और ये क्या है हमारा कंटीन्यूअस कर्व, अर्थात ये है सतत वक्र और ये क्या कहलाएगा असतत वक्र। तो ये दोनों में तो इस तरह से डिफरेंस है। इस तरह से हम इनके कर्व देखकर भी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस में आया था, तो आप इसको नोट कर लें विद डायग्राम।